दोस्तों, एक दिव्या नाम की लड़की होती है जिसे बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी। इसलिए वो दिन रात मेहनत करती है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। वो 12वीं में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है, जिसके बाद उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। वो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होती है, तभी उसके माता पिता उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि दिव्या का कहना था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ और मेरा सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं, उसको पूरा भी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो दिव्या के माता पिता थे वो पुरानी सोच के लोग होते हैं। उनका मानना था कि लड़की अगर बड़ी हो जाए तो जल्दी से उसकी शादी कर देनी चाहिए और जिम्मेदारी से फ्री हो जाना चाहिए। इसलिए दिव्या के लिए लड़का देखना शुरू हो जाता है। जल्द ही उनको एक लड़का पसंद आता है। लड़के वाले आते हैं और दिव्या को देखते हैं। दिव्या देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और फिर पढ़ाई लिखाई में और दूसरी चीज़ों में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो भी उसे पसंद कर लेते हैं और दोनों के परिवार उस रिश्ते को पक्का कर देते हैं। इसके बाद दिव्या की बात उस लड़के से होती है जिसका नाम राहुल होता है। वो राहुल से फ़ोन पर बात करती है और उसको बताती है कि मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर आगे पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूँ, तो मुझे आप किसी भी तरीके की रोका टोकी ना करें, तभी मैं शादी के लिए हाँ करूँगी। हालांकि राहुल भी कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से किसी चीज़ में ऑब्जेक्शन नहीं है। जल्द ही राहुल और दिव्या की शादी कर दी जाती है। दिव्या दुल्हन बनकर राहुल के घर चली जाती है। इसके बाद वो अपने सभी कामों को बहुत जिम्मेदारी से उठाती है। पूरा ससुराल उससे बहुत खुश होता है। एक दिन दिव्या अपने पति राहुल से कहती है कि जैसा कि शादी से पहले मैंने आपसे कहा था कि मुझे आगे चलकर पढ़ लिखना है और कलेक्टर बनना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूँ। इस पर राहुल कहता है कि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी और वो अपने माता पिता को बताता है कि दिव्या आगे पढ़ना चाहती है। हालांकि माता पिता साफ मना कर देते हैं कि अब आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और पढ़ लिख के करना क्या है। इसके बाद दिव्या बहुत नाराज़ होती है क्योंकि राहुल से उसने पहले ही साफ कह दिया था। इस बात को लेकर काफ़ी लड़ाई भी होती है, लेकिन दिव्या कुछ नहीं कर पाती और वो घर में ही फिर यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देती है। अब पढ़ाई के चलते हुए घर के जो काम और जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें वो सही से निभा नहीं पा रही थी, जिसके चलते घर में अब छोटे छोटे झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब जो उसके ससुराल वाले थे वो दिव्या को बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसी चीज़ के चलते हुए झगड़े इस कदर बढ़ते हैं कि एक दिन वो दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। दिव्या राहुल का घर छोड़ती है और अपने घर आ जाती है और कुछ समय के बाद दिव्या और राहुल का तलाक हो जाता है। दूसरी तरफ दिव्या, जिसका सपना था कलेक्टर बनना, वो अपने सपने को पूरा करने में लग जाती है। इस चीज़ में उसके माता पिता भी उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि बेटा आपको अब जो अच्छा लगे वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद दिव्या रात दिन मेहनत करती है और उसके बाद यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठती है। हालांकि वो कुछ ही नंबरों से रह जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि उसने ठान लिया था कि आज नहीं तो कल मुझे कलेक्टर बनना है। दूसरे बार में वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है और इस बार उसको क्लियर कर जाती है। क्लियर करने के बाद वो अपने माता पिता को बताती है कि आपकी बेटी एक कलेक्टर बन चुकी है। ये सुनने के बाद उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, आसपास में मिठाइयाँ बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इसके बाद दिव्या अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती हैं। करीब 1 साल की ट्रेनिंग के बाद दिव्या की नियुक्ति एक ज़िले में होती है और वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है। दोस्तों, कलेक्टर ऑफिस को बहुत अच्छे से फूलों से सजाया जाता है। कुछ ही देर में जो दिव्या मैडम होती हैं वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचती हैं। वहां पहुंचने पर सभी लोग उनका वेलकम करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं। इसके बाद मैडम अपने केबिन में आती हैं और अपना कार्यभार संभाल लेती है। इसके बाद अगले दिन मैडम बाबू को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं अपने सभी स्टाफ से 1 बाय 1 खुद जाके मिलना चाहती हूँ। हालांकि बाबू कहता है कि सभी स्टाफ आपसे आके यहीं मिल लेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे खुद ही सभी से जाकर एक एक करके मिलना है। इसके बाद बाबू ऑफिस के सभी स्टाफ से उनको इंट्रोड्यूस कराने लगता है। ऐसे ही कराते हुए वो एक क्लर्क के पास पहुंचता है जो अपने काम में बिल्कुल व्यस्त था और वो इधर उधर ध्यान नहीं दे रहा था। वो बताते हैं कि ये हमारे ऑफिस का क्लर्क है। तभी मैडम उसको रोकते हुए बाबू से कहती हैं कि नहीं, इनको अपने आप अपना इंट्रोडक्शन देने दो। जैसे ही वो क्लर्क मैडम की तरफ देखता है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हालांकि मैडम भी थोड़ा सा उसको देख के नर्वस हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लर्क था कोई और नहीं बल्कि जो दिव्या मैडम थी उनका तलाकशुदा पति था, जिससे उन्होंने तलाक ले लिया था। इसके बाद राहुल खड़ा होता है और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने लगता है। इंट्रोडक्शन लेने के बाद
दिव्या मैडम वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद राहुल को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। उसको ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको नीचा दिखाया गया हो। इसके बाद दिव्या मैडम सभी से इंट्रोडक्शन करने के बाद अपने केबिन में वापस चली जाती हैं और वहाँ पर अपना काम करने लगती हैं। अगले दिन जो राहुल था वो बिन बताए छुट्टी ले लेता है। इसकी जानकारी जब दिव्या मैडम को होती है तो वो बहुत गुस्सा होती हैं और कहती है कि जब भी राहुल वापस आए तुरंत उसको मेरे केबिन में भेजना। इसके बाद अगले दिन राहुल आता है, उसको केबिन में बुलाया जाता है। उसके बाद दिव्या मैडम उससे पूछती है कि तुम बिन बताए छुट्टी क्यों की थी। इसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ काम हो गया था। हालांकि दिव्या मैडम थोड़ा गुस्से में कहती हैं कि जो भी काम है आप इन्फॉर्म तो कर सकते हो। इस पे जो राहुल था वो पहले से ही गुस्सा था। ये बात सुन के वो और चिढ़ जाता है और मैडम से कहता है, मैडम मैं आपका कोई नौकर तो गुलाम तो हूँ नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक सरकारी नौकरी करता हूँ। और भी इस तरह से वो थोड़ा सख्त लहजे में बात करता है। ये सुन के मैडम को गुस्सा आता है और कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर ये हरकतें चलती रही तो अच्छा नहीं होगा और आप यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद राहुल अपना मुंह लटका के ऑफिस से बाहर चला जाता है। हालांकि दिव्या मैडम को काफ़ी बुरा लग रहा था राहुल के लिए कि उन्होंने इससे इस तरह से बात करी, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। दोस्तों इसके बाद जो दिव्या मैडम थी अपने काम करने लगती हैं। वो ऑफिस की सभी फाइलों को चेक करने लगती हैं। चेक करते हुए वो पाती है कि बहुत सी फाइलों में काफ़ी हेराफेरी की गई है। ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो टेंडर्स वाली फाइल निकालती हैं और देखती हैं कि कुछ टेंडर्स जो अभी खुले भी नहीं हैं वो पहले से ही कई लोगों को दे दिए गए हैं। ये देखने के बाद दिव्या मैडम का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही ऑफिस के जो बाबू थे उन्हें बुलाती हैं, क्योंकि टेंडर का देखरेख का काम ऑफिस के बाबू के हाथ में ही था। बुलाकर पूछती है कि ये टेंडर तो अभी खुले भी नहीं है, फिर तुमने ये पहले से क्यों दे दिए। जो बाबू थे वो समझ जाते हैं कि मैडम को सब पता चल गया है, इसलिए वो कहते हैं कि मैडम आपका भी जो हिसाब किताब बनेगा वो हम कर देंगे। ये सुनने के बाद मैडम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो उनको जबरदस्त फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें वार्निंग देती हूं, अगर दोबारा ऐसा कभी हुआ तो तुम्हारे खिलाफ मैं इंक्वायरी कमेटी बिठा दूंगी और तुम यहां से जा सकते हो और दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो बाबू थे वो वहां से चले जाते हैं और इसके बाद जो दिव्या मैडम थी वो उन सभी टेंडर्स को कैंसिल कर देती हैं और कहती हैं कि ये तभी खुलेंगे जब इनका समय आएगा। वहीं दूसरी तरफ जो बाबू थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कमाई का जरिया और जो भी होता था अलग से कमाई वो सब बंद हो गई और उनको ये भी पता चल गया था कि अब आगे भी कमाई नहीं होने वाली। इसलिए वो गुस्से में मैडम को ना जाने उल्टा सीधा बोलते हुए अपने केबिन में वापस आ जाते हैं। वहाँ कुर्सी पर बैठ के मैडम के लिए उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पास में ही जो राहुल था वो भी बैठा हुआ ये सब बातें सुन रहा था। हालांकि वो किसी चीज पर रिएक्शन नहीं करता, लेकिन जब बाबू कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ज्यादा गलत होते हैं, उसके बाद राहुल उठता है और कहता है कि बाबू आप इस तरीके की बातों को नहीं कह सकते। और इसके बाद दोनों जो ऑफिस के बाबू हैं और राहुल के बीच में हाथापाई की नौबत आ जाती है। ये बात दिव्या मैडम को पता चलती है। दिव्या मैडम दोनों को बुलाती हैं, बाबू को भी फटकार लगाती हैं और उसके बाद राहुल को भी डांटते हुए कहती है कि मैं पहले ही तुम्हें वार्निंग दे चुकी हूं, तुम्हारे जो ये बर्ताव है, आचरण है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आगे ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हालांकि राहुल दिव्या मैडम को समझाने की कोशिश करता है कि वो आपके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा था और जिसके चलते हुए मुझे उनसे लड़ना पड़ा, लेकिन मैडम उसको जाने के लिए बोलती हैं। राहुल वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन बाद में एक ऑफिस का स्टाफ बताता है कि मैडम जो ऑफिस के बाबू थे वो आपके लिए गलत बोल रहे थे। राहुल जो क्लर्क है उन्होंने तो आपका पक्ष लेते हुए उनसे इस चीज का ऑब्जेक्शन लिया था, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई की नौबत आई। ये बात सुनने के बाद जो दिव्या मैडम थी उन्हें बहुत अफसोस होता है अपने पति के लिए जो एक्स हस्बैंड थे कि मैंने उन राहुल से किस तरह की बात करी, क्योंकि अब से पहले कभी उन्होंने राहुल से इस तरह से बात नहीं करी थी। इसके बाद में सब अपना अपना काम करने लग जाते हैं। फिर एक खबर आती है कि मंत्री जी जो कलेक्टर ऑफिस है उसकी विजिट पे आने वाले हैं कल। ये बात सुनते के साथ ही दिव्या मैडम सभी स्टाफ से कहती है कि अपने जो जो पेंडिंग काम है उनको सही से कर लो और किसी भी तरीके की किसी फाइल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मंत्री जी जब आए तो उन्हें हर चीज अपनी जगह पर और बिल्कुल सही मिलनी चाहिए और कल किसी को भी छुट्टी नहीं करनी है।
ये कहने के बाद सभी लोग अपना अपना काम अच्छे से करते हैं, फाइल को मेंटेन करते हैं और अगले दिन सभी ऑफिस पहुंच जाते हैं। दिव्या मैडम पूछती हैं कि कोई आज अब्सेंट तो नहीं है। तभी उनके ऑफिस का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि मैडम आज जो राहुल क्लर्क है वो नहीं आया। ये बात सुनने के बाद दिव्या मैडम को एक बार फिर गुस्सा आता है कि आखिर क्यों राहुल लगातार अपनी मनमर्जी चला रहा है और वो क्यों ऑफिस नहीं आया। वो तभी तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कहती है कि उसको फोन करो और तुरंत ऑफिस आने के लिए बोलो। इसके बाद असिस्टेंट राहुल को फोन करता है तो वहां से पता चलता है कि कल रात जब वो ऑफिस से वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी कुछ गुंडों से लड़ाई हो जाती है। वो उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। मारपीट इस हद तक करते हैं कि राहुल को पीटते पीटते बेहोश कर देते हैं और बेहोशी की हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां वो अभी भी आईसीयू के अंदर भर्ती है। बस इतनी बात सुनना था कि दिव्या मैडम एकदम से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है राहुल के लिए और वो कहती है कि मुझे उनसे मिलने जाना है। हालांकि कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ मैडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम बोल देती है कि नहीं, मुझे राहुल से मिलने जाना है। मेरे एब्सेंट में मंत्री जी को जो वेलकम करना है वो आप लोग कर लेना। इतना बोलने के बाद दिव्या मैडम अपनी गाड़ी लेती हैं और अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकल जाती हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद अफरा तफरी मच जाती है कि अचानक से जिला के कलेक्टर उनके ऑफिस, उनके अस्पताल में किस लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन मिली हो। इसके बाद मैडम पूछती है कि मेरे ऑफिस से एक राहुल नाम से लड़का है जो आईसीयू में भर्ती है, वो कहाँ पर है। तभी स्टाफ बताता है कि फर्स्ट फ्लोर पे आईसीयू है और वो लड़का वहीं पे भर्ती है। मैडम सीढ़ियों से ही दौड़ती हुई आईसीयू की तरफ चली जाती हैं। फर्स्ट फ्लोर पर देखती हैं आईसीयू है और वो सीधा उसके अंदर जाती हैं और अंदर जाने के बाद देखती है कि राहुल एक बेड पे लेटा हुआ है, उसकी पट्टियां और प्लास्टर चढ़ा हुआ है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। उसकी ये दशा देखने के बाद जो दिव्या मैडम थी उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैडम उस राहुल के लिए रो क्यों रही हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि मैडम क्या बात है, आप ठीक तो हैं। मैडम अपने आप को संभालते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये मेरे स्टाफ हैं, आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करना, किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए, जो भी पैसा खर्चा होगा वो सब मैं आपको दूंगी, लेकिन इसका अच्छे से इलाज करना और जब ये डिस्चार्ज हो जाए तो तुरंत ही मुझे फ़ोन करके बता देना। इतना कहने के बाद मैडम वहाँ से चली जाती हैं और अपना काम फिर से करने लगती हैं। करीब 6 दिन गुजरे थे कि डॉक्टर का हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि मैडम वो जो राहुल स्टाफ था आपका वो आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। ये सुनने के बाद मैडम बहुत खुश होती हैं और सुकून का सांस लेती है कि चलो अब राहुल ठीक है। शाम को जाते टाइम वो अपने ड्राइवर से कहती है कि मुझे राहुल के घर जाना है और इसके बाद ड्राइवर जो है वो उन्हें राहुल के घर लेके पहुंच जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि साइड में दवाइयाँ रखी हुई हैं और उनके बराबर में उनके पिताजी बैठे हुए हैं जो राहुल को सहारा दे के बिठा रहे हैं। राहुल के अभी भी प्लास्टर बंधा हुआ है, सर पर पट्टी बंधी हुई है। उसकी ये दशा देख के दिव्या मैडम को बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन तभी राहुल के पिताजी की निगाह उन पर पड़ती है और वो कहती है कि बेटी आप अंदर आ जाओ, बैठ जाओ। उसके बाद अंदर बुलाते हैं। राहुल भी अब बैठ चुका था और कहता है कि जी मैडम आपने क्यों परेशानी की, मैं तो ठीक हूँ। वो कहती नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता चला कि तुम्हारे इतनी चोट लगी है इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अफसोस हुआ है ये जान के कि तुम्हारे साथ इस तरह का हादसा हुआ है। फिर वो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो बताता है कि जो ऑफिस के बाबू थे उनके साथ मेरी जो हाथापाई हुई थी जिस चीज़ के लिए, उस वजह से उन्होंने मेरे साथ पास में गुंडे भेज के मेरी से मारपीट कराई थी और मुझे इतना मारा कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। दिव्या मैडम कहती है कि मुझे पता है कि उन्होंने ही ये सब कुछ किया है, तुम चिंता मत करो, मैंने उनके खिलाफ ही इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी और एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। इसके बाद दिव्या मैडम पूछती है कि राहुल तुम यहाँ पर पिताजी से काम क्यों करा रहे हो, क्या तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है या कोई बच्चा जो तुम्हारी मदद कर सके। ये सुनने के बाद राहुल कहता है कि मैंने अभी शादी नहीं की। ये सुन के दिव्या बोलती है कि शादी तो तुम्हें कर लेनी चाहिए थी। वो कहता नहीं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था, हालांकि मैं तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई और उसके बाद जब तुम चले गए तो मैंने पूरा जीवन तय किया कि ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट दूंगा तुम्हारे बिना। इतना सुनना था कि दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि हालांकि मैं तुमसे परिस्थितियों के चलते अलग ज़रूर हो गई थी लेकिन मेरे दिल से तुम कभी दूर ना हुए।
मैंने आज भी तुम्हें अपना पति ही मानती हूँ और अगर पिताजी की और आपकी इजाज़त हो तो हम दोबारा से अपना घर बसा सकते हैं। ये सुनने के बाद पिताजी और राहुल भी खुश होते, कहते कि अगर ये सच में ऐसा संभव है तो मैं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझूंगा। इसके बाद दिव्या और राहुल की शादी हो जाती है और जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे दिव्या मैडम के बारे में, जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बाद भी राहुल को माफ़ कर दिया? क्या कहना चाहेंगे राहुल के बारे में, जिसने इतना सब कुछ बुरा दिव्या मैडम के साथ किया था, और उनके पिताजी के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।